हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि सबको पता है कि एग्ज़ाम हमारा जो है एनडी और सीडीएस का वो अब बिल्कुल ही नज़दीक आ गया है। सितंबर 14 को तुम सबको जाना है एनडी और सीडीएस का पेपर देने के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी और मुझे एक सूटेबल टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं बैठ के उनको ये बता सकूं कि ये लास्ट 15-20 डेज़ यहाँ से अगर हम लोग काउंट करें तो ऑलमोस्ट 20 डेज़ के लगभग जो है तुम्हारे पास में टाइम बच गया है। तो बच्चों को ये बार बार पूछना होता है एग्ज़ाम से पहले और वो बहुत वरीड भी होते हैं कि प्रिपरेशन तो हमने कर ली है, अब ये फाइनल 20 डेज़ में हम लोग क्या करें, क्या ऐसा करें जिससे कि हमारा पेपर क्लियर भी हो जाए और एक रेस्पेक्टेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करके आ सकें। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये जो भी मैं दूंगा इस वीडियो में, तो वो एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अलग अलग बच्चों के लिए एक अलग अलग तरीके से निकलेगा, क्योंकि हर वो बच्चा जो इस वीडियो को सुन रहा है उनका लेवल एक जैसा नहीं है। अब इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छे होंगे, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, और ऐसे बच्चों को यूजुअली इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और वो अपने प्रिपरेशन को अच्छा तभी कह पाते हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम होता है कि पेपर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ज़्यादातर क्वेरीज उन बच्चों की होती है जो एवरेज या बिलो एवरेज लेवल के होते हैं। अब एवरेज बच्चे मैं जिनको बोल रहा हूँ ये वो बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट उनका सारे चैप्टर के ऊपर एक अच्छा कमांड नहीं होता। और बिलो एवरेज वो बच्चे होते हैं जो सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि कोई कोई भी टीचर ऐसा हमें कुछ बता दे जिससे कि बस हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो देखो, ये जो आखिरी कैटेगरी है बच्चों की जो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि लास्ट 15-20 डेज़ में कुछ एक ऐसा करिश्मा हो जाए कि हम लोग का पेपर क्लियर हो जाए, तो ऐसा कोई करिश्मा होना नहीं है, क्योंकि अब एनडीए और सीडीएस के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस तरह के नहीं आते जो आज से 10 साल पहले पूछे जाते थे। बिकॉज ऑफ द कंपटीशन विच हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट इन सम फ्यू डेज फ्यू ईयर, अब वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर में क्वेश्चंस बहुत रेयरली ही तुम्हें पेपर में मिलेगा। अगर मैं एनडीए की 120 क्वेश्चंस की बात करूँ तो उसमें हार्डली तुमको 10 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, 15 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर पूछे जाएँ। और सीडीएस की अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ 100 अगेन आई विल से 10 to 15 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर पूछे जा सकते हैं, बाकी सारे थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद ही आते हैं। तो अभी लास्ट 15-20 डेज में जो बच्चे अपने आप को बिल्कुल बिलो एवरेज मान रहे हैं वो अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए अपने आप को रेडी कर लें। वो ये ना सोचे कि कुछ ऐसा चमत्कार अभी वो 20 दिन में कर लेंगे कि उनका पेपर ही क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, जो बिल्कुल ही रॉ बच्चा है, जिसको अभी ये भी नहीं पता कि कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि एनडी और सीडीएस में क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए तो एक फ्रेश प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगला एग्ज़ाम जो है अप्रैल मंथ में है, ठीक है, तो उसके लिए अप्रैल 12 को एग्ज़ाम है, तो टोटल 6-7 मंथ्स अच्छे से पढ़ाई करो। इस बार वाला पेपर ड्रॉप मत करो, जाके दे के आओ। लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगा उन बच्चों के साथ जो एक एवरेज लेवल के हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन भी की है, कोचिंग भी ली है, बट माइंड में उनके डाउट्स हैं कि क्या ऐसा करें कि लास्ट 15-20 डेज़ में मामला जम जाए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है अपना टाइम टेबल बनाओ। एक अच्छा टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तुम लोगों में से बहुत बच्चे जो मेरे से भी जुड़े हुए हैं, उनके टाइम टेबल को जब भी मैं पूछता हूँ तो उनका एक ही आंसर होता है कि सर मैं तो रात के 2-3 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूँ और सुबह उठने का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता मेरा, और फिर मैं दिन भर थका हुआ रहता हूँ, टेंस्ड रहता हूँ। तो देखो, रीज़न्स तो तुमने अपने आप ही अपने टाइम टेबल में मुझे बता दिया। रीज़न यही है सबसे पहला कि लेट नाइट स्टडी करके किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि लेट नाइट अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ये सोच के कि लेट नाइट मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हाँ, बच्चे ये भी कहते हैं कि सर लेट नाइट में इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे लेट नाइट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और शोर शराबा नहीं होता, तो मैं आराम से फोकस कर सकता हूँ। तो देखो, ऐसा एक टाइम तो मॉर्निंग का भी होता है। अगर तुम अर्ली राइज कर जाते हो तो भी तुम्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल सकता है जहाँ पे कोई शोर शराबा भी नहीं होगा और तुम्हारा जो बैटरी होगा वो भी फुल्ली चार्ज होगा। तुम दिन भर कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया, सो मेनी थिंग्स आर देयर। उतना करने के बाद जब तुम रात में बोलते हो कि मैं पढ़ाई करूँगा, तो तुम्हारी एनर्जी लेवल जो होती है, जैसे बैटरी होता है ना फ़ोन का,
तुम लोग सबको तो पता ही है कि तुम्हारी मोबाइल फ़ोन की बैटरी किस तरह से काम करती है। तो जैसे 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 दिन जाता है तो वो बैटरी भी तो कम होती जाती है ना। तो तुम्हारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, तुम्हारा बॉडी खुद एक बैटरी की तरह ही तो है। तुम्हारा माइंड जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है तुम्हारी बॉडी को, वो भी एक फ़ोन की बैटरी की तरह ही है। तो रात तक वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाता है। अब उसमें तुम उसको फोर्स कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर कि साउंड पॉल्यूशन नहीं है, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वो तुम्हें उतना आउटपुट नहीं देगा जो कि मॉर्निंग में जब तुम उठते हो और उस समय जब तुम पढ़ाई करते हो तो उस समय भी सेम एटमॉस्फेयर रहता है और तुम्हारा बॉडी फुल्ली चार्ज होता है। तो ये आखिरी 20 दिनों में ये हैबिट बना लो, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि ये आखिरी 15-20 दिनों के अंदर में ये हैबिट बना लो कि तुम रात को जल्दी सो जाओ, 10 से 11 मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाओ और मॉर्निंग में सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठ के अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दो। और टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाओ कि उसमें जो तुम्हारा मैथ्स है, जैसे अगर एनडीए के बच्चों की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो उनका जो एनडीए का मैथ्स का पेपर होता है वो 10 to 12:30 में होता है। तो तुम अपने टाइम टेबल को कुछ ऐसा सेट करो कि 10 to 12:30 में तुम मैथ्स ही पढ़ रहे हो। उसमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो मैं अपने सेकंड पॉइंट में कवर कर लूँगा। बट सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि अपने टाइम टेबल में 10 to 12:30 एनडीए के बच्चे मैथ्स के लिए रखें, और सीडीएस के बच्चे, क्योंकि उनका तो टाइम अब ये थोड़ा सा उनका पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो 4 to 6 उनका मैथ्स का पेपर होता है। तो अपने आप को कुछ ऐसा ग्रूम करो कि 4 to 6 में तुम मैथ्स ही पढ़ रहे हो। इसको बोलते हैं ऑटो ट्यूनिंग ऑफ माइंड। ऑटो ट्यूनिंग ऑफ माइंड क्या होता है कि जब तुम अपने हैबिट में ये डाल लेते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में ही मैथ्स पढ़ना है, तो पेपर के दिन भी तुम्हारा माइंड जो है वो इस समय मैथमेटिकली फंक्शन करेगा, और बाकी सब्जेक्ट्स को उसी टाइम में पढ़ो जिस टाइम में तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। तो ये तो तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 है, जिसको आई डोंट नो कितने लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करके जा सकते हो। ये तुम बोलोगे अरे सर ये नहीं होगा, ये तुम्हारी बचपन से एक हैबिट है कि हम रात में देर तक पढ़ेंगे और दिन में लेट उठेंगे। तो देखो, पेपर के दिन तुमको पहुंचना भी है सेंटर 10 बजे, और अगर तुमने ये हैबिट बना ली है कि सुबह तुम 10-11 बजे उठ रहे हो, तो तुम्हारा माइंड उस समय कैसे फंक्शन करेगा इसके बारे में तुम आइडिया लगा सकते हो। तुम बॉडी को जैसे ट्यून करोगे, माइंड को जैसे ट्यून करोगे, वो उसी तरह से फर्क करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम के दिन उसके अंदर कुछ अलग से कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सेकेंड पॉइंट है, स्पेसिफिकली मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनडीए के बच्चों को अच्छी तरह से मालूम है एवरेज लेवल के बच्चे कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, किस तरह से मैथ्स का सिलेबस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। अब हर बच्चे का अपना अपना सेगमेंट पे मास्टरी होता है। जैसे कुछ बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चों का कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चों को अलजेब्रा के पार्ट में बहुत मज़ा आता है, और ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा उनका कैलकुलस उतना अच्छा नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपना एक होता है ना लेवल, पहले डिसाइड कर लो कि कहाँ पे कितनी पकड़ है। तुम यहाँ पे सिलेक्टिव स्टडी करने की बात मेरे से कहोगे तो मैं बोलूँगा नहीं, ये तुमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छे से की है तो तुम्हें सिलेक्टिव नहीं करना है, बट मेक श्योर कि जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनकी तुमने अच्छी प्रिपरेशन की है। और अब ये जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं ये होने कौन से चाहिए, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं या ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 4 चैप्टर्स हैं और वो तुम्हें 15 to 20 क्वेश्चन देता है, तो मेक श्योर कि तुम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर 3D, ये टॉपिक +2 का टॉपिक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 11 से 12th में गए होते हैं, तो उनको इन टॉपिक्स में ज़्यादा कमांड नहीं होता है। बट स्टिल आई विल से कि वेक्टर और 3D में अगर तुम थोड़ा सा भी काम कर लोगे तो पेपर में 7 to 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। एटलीस्ट बुकिश थ्योरी जो होती है, यूनिट वेक्टर कंसेप्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, स्पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो स्पेयर होता है वो सर्कल से रिलेटेड होता है, तो इस पर तुम काम कर सकते हो। कैलकुलस की अगर मैं बात करूं, कैलकुलस जिसको मैं कह रहा हूं कि बहुत बच्चों का वीक होता है, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि कैलकुलस में मिनिमम चीज़ें, जैसे कि डिफरेंशिएशन के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस की वो प्रिपरेशन करें। और प्रीवियस ईयर की बात अगर मैं करूं तो कैलकुलस को पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे जो लास्ट 10 पेपर्स हुए हैं उनमें कैलकुलस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा हुए हैं और उनका पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हुआ है, तो एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस तुम करके जाओ। लिमिट्स के क्वेश्चन को करने के लिए एलोसिट्रल रूल होता है, अगर तुम्हें उसके बारे में जानकारी है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दैट। इंटीग्रेशन बच्चों का वीक ही होता है, उसमें अगर तुम ऑप्शंस डिफरेंशिएट करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो देन इट कैन बी अ बेटर अप्रोच रेदर देन लीविंग इट। क्योंकि इंटीग्रेशन जिसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, तो उसके अंदर कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डालता है कि एक इंटीग्रेशन उसने दे दिया और 4 ऑप्शंस दे दिया, अब तुम्हें इंटीग्रेशन करना आता नहीं है, तो एटलीस्ट तुम ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके भी
आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। तो इस तरह से अपने चैप्टर्स विशेष को देखो कि कौन सा तुम्हारा अच्छा है। कुछ बच्चों को कहते हैं कि सर हमारा अलजेब्रा वाले पार्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लोगारिथम्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अगर ये अच्छे हैं तो पहले ये जान लो कि इनके भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनर इसमें भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस बनाता है। कई जगह मैंने ये भी देखा है कि वीडियोस में ये सजेस्ट कर देते हैं कि इन चैप्टर्स को सिर्फ कर लो और तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसी चीज़ों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये तो उन बच्चों के लिए हो गया बिल्कुल जिनको लगता है कि इन चैप्टर्स के क्वेश्चन जो वो बताते हैं 10-12 चैप्टर, उनके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को उन्होंने किया है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं होता। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकता है उन चैप्टर से जो कि शायद तुम वहाँ पे अटेम्प्ट ना कर सको। देन इन दैट केस तुम्हें बचाएगा कौन? तो मेरे हिसाब से तुम्हें सारे चैप्टर्स के ऊपर में कमांड करना चाहिए। तुम सबको मैंने कोर्स के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बुक बनाने के लिए बोला था, जिसमें तुम सिर्फ फॉर्मूला लिखोगे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट वेरी सिंसियरली, बट दैट इज मोस्ट एसेंशियल। और अभी लास्ट के ये जो 20 दिन बच गए हैं, इसमें इस फॉर्मूला बुक का अच्छा खासा यूज़ करो। कई बार मैंने क्लास में ये बात बोली थी कि रात में सोने से 15 मिनट पहले और सुबह उठने के 15 मिनट के बाद तुम उनकी रिवीजन करो ऑन ए डेली बेसिस, तब जाके देखना कि उससे तुम्हें पेपर हॉल में काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। एंड सेम गोज विद सीडीएस स्टूडेंट्स। सीडीएस का मैथ्स जो होता है वो 100 क्वेश्चन लेके आता है। अब बच्चे ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री से भागते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि सीडीएस के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट होता है, उसमें से जो 8-10 क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो उनको तुम लोग जरूर करना। ट्रिग्नोमेट्री को कभी भी कोई भी सीडीएस का बच्चा लीव ना करे। उसके अलावा नंबर सिस्टम, जिसके अंदर में एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट होता है, नंबर थ्योरी होती है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, 20-25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इनको मैंने क्लास में काफ़ी अच्छे से करवाया हुआ है कि मेक श्योर कि इनको तुम कर रहे हो। और इनके भी लास्ट 10 पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं। यूनिट डिजिट कंसेप्ट के क्वेश्चन हो गए, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस हो गए, उनकी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज रिलेटेड क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद आता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम वाला पार्ट हो गया। अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स बहुत आसान होते हैं, जैसे अगर तुम परसेंटेज की बात करो, परसेंटेज के बहुत क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे पेपर में, क्योंकि परसेंटेज का एप्लीकेशन बहुत सारी जगह में है। तो तुम मेक श्योर कर लो कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को तुम अच्छे से करके जा रहे हो, क्योंकि परसेंटेज तुम्हारा मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में भी देखने को तुम्हें मिल सकता है। एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे चैप्टर्स के अंदर, टाइम एंड वर्क, इसके अंदर में भी परसेंटेज के कंसेप्ट होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स, जिसमें तुम्हारे पेपर में आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं, डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी परसेंटेज के बेस पे होता है। तो मेक श्योर कि ये परसेंटेज वाला चैप्टर और एवरेज वाला चैप्टर, इस पर तुम्हारा कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। और तुम्हारा अगर एक में वेटेज की बात करूं तो अगेन आई विल से कि तुम अपना फर्स्ट वेटेज रखो ट्रिग्नोमेट्री को, फिर अरिथमेटिक अलजेब्रा, क्योंकि मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री जो सबसे लास्ट सेगमेंट होता है उससे तुम्हारे पेपर में 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं। और इनके क्वेश्चंस को करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि तुमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज जो होते हैं 2D और 3D के, वो तुम्हें याद होने चाहिए। प्लस थ्योरम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ये भी तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि इसी को लेके वो जो 30-35 क्वेश्चंस देगा, तो यू विल फाइंड कि 10 to 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल फॉर्मूला ओरिएंटेड होंगे, तुम आराम से उसको वहाँ पे कर सकते हो। बाकी सब में दिमाग लगाना होगा, तो वो तुम तब करना जब तुम मेक श्योर कर लो कि तुमने बाकी सेगमेंट से क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। पेपर देने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि तुम पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करोगे उसकी जानकारी तुम्हें हो। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट होगा वो इसी बात पे होगा कि जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहला रूल क्या बना लो कि जब भी तुम्हें पेपर मिले एकदम से स्टार्ट मत करो, पहले उसको स्कैन कर लो एक बार। स्कैन करने का मतलब क्या है कि तुम्हें पेपर मिला तो पहले उसको गो थ्रू करो, क्योंकि तुमने अपने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं कि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन है, ये तुम्हारा वीक जोन है। तो पहले तुम देखो कि जो तुम स्ट्रॉन्ग जोन जिसको तुम कहते हो कि तुम्हारा अच्छा है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करो। और जब वो हो जाए तब जाके तुम उन क्वेश्चंस पे जाओ जहाँ पे तुम 50-50 श्योर हो कि हाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड देन ऑब्वियसली हर बच्चे का अपना एक वीक जोन होगा, उनके क्वेश्चंस को तुम सबसे लास्ट में ही देखना। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वीक जोन जो तुम्हारा है उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो तुमने शायद किए हुए होते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन पार्ट। तो 3 पॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे अभी हाईलाइट की है। पहली बात, तुम अपने
लेट सोने की जो आदत है ना उसको अब बंद कर दो, जल्दी उठो और हर सब्जेक्ट को उसी टाइम पे पढ़ो जिस टाइम पे उसका पेपर होना है। दूसरा, अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो कि तुमको, जब तुमने सोने उठने का टाइम फिक्स कर ही लिया है तो तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, वीक जोन क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करना है। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जरूर कर लेना, लास्ट 10 पेपर्स। तीसरा पॉइंट, अपने फॉर्मूला बुक को मेंटेन करो, उसको क्विक रिवीजन के लिए यूज़ करो, उसके बिना बात नहीं बनने वाली है। और सबसे आखिरी पॉइंट जो मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलूँगा वो यही है कि इन दिनों में थोड़ा सा सोशल मीडिया को अवॉइड करो, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो कि तुम्हें एक तरह से रिवीजन कराते हैं, मैराथन प्रोवाइड करते हैं, लंबी लंबी 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की, एंड देन यू पीपल सिट लाइक अ फूल इन द ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के सामने बैठ के तुम उनको देखते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, बट आई डोंट थिंक कि ये रिवीजन तुम्हें किसी स्क्रीन के सामने बैठ के करना है, किसी टीचर के थ्रू करना है। ये रिवीजन तुम्हें अपने आप करना है, क्योंकि जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे उस दिन तुम अकेले होगे, उस दिन तुम्हारे साथ कोई टीचर वहाँ पे नहीं खड़ा होगा। तो मेक श्योर कि ये रिवीजन तुम खुद से कर रहे हो, प्रीवियस ईयर तुम खुद से बना रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी सोशल मीडिया। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब तुम उसके सामने बैठ के रिवीजन करते हो तो देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस वाइल सीइंग दैट वीडियोस, क्योंकि तुम उसमें चैट सेक्शन में भी चले जाते हो, कमेंट सेक्शन में भी चले जाते हो। तो मेरे हिसाब से ये जो तरीका होता है ये बहुत ही बेकार तरीका होता है, उसको फॉलो मत करो। अपने आप अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करो। खाने पीने का जो टाइम है उसको तुम्हें फिक्स करना है, सोने उठने का तो मैं बता ही चुका हूँ। इवन ये जो खाना तुम अभी खा रहे हो, जो भी फूड तुम ले रहे हो, उसमें फ्रूट इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। अपने बॉडी को डल मत बनाओ, फिजिकल वर्कआउट भी करो। ऐसा नहीं है कि बस बैठे हुए हो, क्योंकि किसी किताब में ये नहीं लिखा कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारा एनडीए क्रैक होगा, ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिक टाइम टेबल एक ऐसा बनाओ जो कि फ्लेक्सिबल हो, जिसमें तुम खुद को भी टाइम दे पा रहे हो, सेल्फ एनालिसिस कर पा रहे हो। और सबसे आखिरी में, मॉक्स जब तुम लगा रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि तुमने 10 12 15 मॉक्स लगा दिए तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम मिनिमम से मिनिमम 3 से 5 मॉक लगाओ और उसमें चेक करो कि तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, जैसे तुमने पेपर दिया तो पेपर देते समय वो सारे रूल्स फॉलो करो कि पहले तुम क्वेश्चन पेपर को स्कैन कर रहे हो, उसको अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हो, एंड देन यू आर अटेम्प्टिंग दो क्वेश्चन फर्स्ट जो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, और हार्ड क्वेश्चन की तरफ बाद में जा रहे हो। वो सिस्टमेटिक काम तुम्हें करना पड़ेगा। एंड एट द एंड ये देखो कि तुमने गलतियां कहाँ कहाँ पे की है, क्योंकि पेपर देते समय काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ ऐसी होंगी जो तुम्हें वहीं पे पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें मेरे साथ गड़बड़ हो जाती है। बिना मॉक्स लगाए हुए कभी मेन पेपर को देने मत जाना। और मॉक्स तुम कहीं से भी लगा सकते हो, तुम खुद भी कर सकते हो मॉक्स, ये ज़रूरी नहीं होता कि तुम कहीं जाके मॉक्स दोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम अपने टाइम टेबल में टाइमर लगाओ, घड़ी सबके पास होती है, एंड देन यू सी, एनडीए के बच्चे 2.5 घंटे का टाइमर लगा के देखो कि तुम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और फुल प्रिपरेशन के साथ में पेपर को दो। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली पेपर दे रहे हो बिना मन का कि बस हाँ देना है इसलिए दे रहे हो, ऐसे नहीं। अपने आप को ग्रूम करो अच्छे से, जब तुम्हें लगे कि हाँ तुमने कर लिया है तभी जाके लास्ट 10 to 15 डेज यही होता है तुम्हारा मॉक देने का टाइम। और लास्ट 3-4 डेज जब बच्चे रहे होंगे तो उस समय और कोई नया इनपुट डालने की कोशिश दिमाग के अंदर में मत करना। चलो उसके ऊपर मैं एक सेशन और बना दूंगा, बट आज के इस सेशन के अंदर में जो जो बातें मैंने तुम लोग को बोली है, क्योंकि वीडियो थोड़ा 20 मिनट के आसपास हो गया है, तो मैं चाह रहा था कि मैं बच्चों को बता सकूं, क्योंकि क्वेरीज उनकी तरफ से ही आई थी। तो ये सारे पॉइंट्स को कवर करना है, और कोई भी चैप्टर को लीव आउट मत करो, एटलीस्ट उस चैप्टर के फॉर्मूला को पढ़ के जाना है। क्योंकि मैंने अपने सारे बच्चों को सारे चैप्टर्स करवाए हैं और वहाँ पे मैंने कोशिश की है कि उनको हर चैप्टर की जानकारी दे सकूँ। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें उसमें से कौन सा उनका स्ट्रॉन्ग जोन है और कौन सा वीक जोन है। टीचर का काम होता है सारे चैप्टर्स को कराना, और वो मैंने बखूबी कर दिया है। और कोई क्वेरी होगी तो यू आर फ्री टू आस्क मी, क्योंकि तुम्हें मेरा नंबर पता ही है, तो तुम्हें जो भी क्वेरीज हैं दिमाग के अंदर में, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, बट थ्रू मैसेज ओनली, डोंट कॉल मी, क्योंकि मोस्टली मैं क्लास में ही होता हूँ, तो मे बी आई कैंट अटेंड योर कॉल। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने जो भी बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि क्या करना है आखिरी के 15-20 दिनों में, ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।